हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश में। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जो है केवीएस पेडागोजी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो टॉपिक जुड़ा हुआ है केवीएस के एग्ज़ाम में, और ये जो समान रूप से महत्वपूर्ण रहने वाली है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। जो तीनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि इसमें पेडागोजी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो 60 मार्क्स का पोर्शन है वो ऐड हो चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यदि इसके पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, क्योंकि ये पार्ट 2 है पेडागोजी सेक्शन का, इसके पहले पार्ट जो 1 नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में हमारी पार्ट 1 देख सकते हैं। और मैं बता दूं, जो क्वेश्चन मैं लाया हूं ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले है कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं वो क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने लिए हुए हैं जो केवीएस के टीचर्स को ट्रेनिंग दिलाई जाती है, लाइक एफएलएन वाली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाली, पेडागोजी, टॉय बेस्ड लर्निंग, इस तरह नेम से बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं केवीएस टीचर्स को, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली उनसे वहाँ पूछे जाते हैं कोर्स के असेसमेंट के लिए। तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन मैं लाया हूँ, और आप ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि यही क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि ये लिखा हुआ है कि अल्बर्ट इज़ अ ग्रेड 2 टीचर, क्लास 2 का एक टीचर है। फॉर हिम टू बी इफेक्टिव ड्राइविंग एफएलएन लर्निंग इन इज क्लासरूम विच ऑल एक्शन शुड बी ही अवॉइड। एफएलएन उसे पूरा करना है, एफएलएन के ऑब्जेक्ट क्लास 2 का टीचर है, उसे किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये मैं पहले बता दूं कि एफएलएन क्या है। एफएलएन एक प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा शुरू किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि क्लास 3 और 5th के अंत तक आते आते बच्चों को लिटरेसी का मतलब होता है लैंग्वेज के लेवल पे उसे पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए, और न्यूमरेसी के लेवल पर उसे गणित की जो संक्रियाएँ हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न, और साथ साथ में इसके ऑपरेशंस जो होते हैं, सवाल होते हैं लैंग्वेज वाले, वो सारे कर लेता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए एक टीचर को क्लास 2 में एफएलएन यदि उसे पूरा करना है। नो द स्टूडेंट देन बैकग्राउंड, होम लैंग्वेज एंड स्किल लेवल, उसका बैकग्राउंड क्या है जानना चाहिए। इंश्योर दैट सिलेबस इज कंप्लीट विद इन द गिवन इंस्ट्रक्शनल डेज, उसका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। यूज असेसमेंट टू फाइंड आउट स्टूडेंट लर्निंग गैप्स, प्लान एड्रेस देम, उसे क्या करना चाहिए असेसमेंट के लिए लर्निंग गैप जो हो गया है, पढ़ाई में जो गैप हो गया है उसको पूरा करने के लिए प्लान करना है। ऑपरेशन विद बिलीव दैट विल अप्रोप्रिएट क्लासरूम प्रैक्टिसेस, इफेक्टिव सपोर्ट एंड ईच चाइल्ड कैन मास्टर एफएलएन लर्निंग, उसको सपोर्ट दे टीचर्स को, क्लासरूम की प्रैक्टिस करवाए। तो मैं एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ, यदि आपको खुद भी एनालाइज करना है कि आपसे बन रहे क्वेश्चन, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर पहले गेस कर सकते हैं, उसके बाद आप इसका सही आंसर देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि क्या अवॉइड उसे करना है। तो इसका सेकंड आंसर जो है वो सही होगा कि सिलेबस जो है कंप्लीट होना चाहिए जो दिन दिए गए हैं। तो बिल्कुल इसमें ये कहीं ना कहीं ये बाउंडेड नहीं रहता है कि सिलेबस हमें कंप्लीट करवाना है, उसकी जो स्किल्स है वो डेवलप करना है। जो एफएलएन का जो मिशन है न्यूमरेसी और लिटरेसी वाले अचीवमेंट गोल को हमें अचीव करना है, तो ये रहता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। ये है कि यू एंटर अ क्लासरूम एंड सी टीचर इज क्लियरिंग स्टूडेंट मिसकंसेप्शंस एंड डूइंग चेक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी ही इज मूविंग अराउंड टू द सपोर्ट स्टूडेंट, वॉट पार्ट ऑफ द लेसन प्लान इज टीचिंग एग्जीक्यूटिंग। तो क्या इसको मैं हिंदी बता देता हूँ, और आप यदि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में भी वीडियो बता दूँ, तो इन क्वेश्चंस को मैं हिंदी में भी ले आऊँगा और अलग अलग से ही वीडियो बना दूँगा। तो आप एंटर करते हैं क्लासरूम में और देखते हैं कि टीचर जो है बच्चों के मिसकंसेप्शंस दूर कर रहा है, जो उन्होंने गलत धारणाएं बना रखी हैं किसी टॉपिक के लिए वो दूर कर रहा है, और बच्चों के चारों ओर क्या है सपोर्ट के लिए वो घूम रहा है। तो लेसन प्लान का कौन सा पार्ट वो अप्लाई कर रहा है, इसमें एक ऑप्शन छुपा हुआ है जिस है आई डू। तो ये आई डू, वी डू, यू डू और असेसमेंट क्या कर रहा है। अब देखिए मैं बता दूं कि आई डू क्या होता है, वी डू क्या होता है और यू डू क्या होता है। जब टीचिंग प्रोसेस में केवल टीचर एंगेज है तो उसको आई डू वाला पोर्शन कहते हैं। जब केवल बच्चे केवल एंगेज रहते हैं, टीचर एंगेज नहीं रहता और पढ़ाई में, तो उसको यू डू कहते हैं। और जब टीचर और
स्टूडेंट दोनों एंगेज रहते हैं उसको वी डू कहते हैं। जो असेसमेंट, जो टेस्ट वगैरह लिया जाता है क्लास में, क्लासरूम के दौरान, या मंथली असेसमेंट जो होता है उसको असेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे टीचर अराउंड टीचर के सपोर्ट के लिए, बच्चों के सपोर्ट के लिए मूव कर रहा है। इसका मतलब बच्चे भी काम कर रहे हैं, साथ साथ में टीचर भी काम कर रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या वी डू वाला जो आंसर ये सही हो जाएगा। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एंगेज है, इसलिए इसमें वी डू वाला आंसर सही हो जाएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो का तीसरा क्वेश्चन। व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान। हमने लेसन प्लान जो हमारा रहता है, पाठ योजना रहती है, हमने उसका पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है। तो की फीचर उसमें क्या होने चाहिए कि वो स्ट्रक्चर्ड बन जाए, एकदम वेल स्टेप्ड वाला बन जाए। तो उसमें क्या है कि उसमें इंश्योरिंग अटेंडेंस इज टेकन बिगिनिंग ऑफ द लेसन। अटेंडेंस आपको ले लेनी चाहिए बच्चों की इस लेसन प्लान के पहले। कम से कम 3 ग्रुप आपको बना लेना चाहिए एक्टिविटी कराने के लिए। आई डू, वी डू, यू डू फॉर्मेट में लेसन प्लान होना चाहिए। इंश्योरिंग स्टूडेंट आर गिवन होमवर्क एट द एंड ऑफ लेसन प्लान। तो स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान जो क्या रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें देखना है। मैं इसमें बता दूं, कई बार इसमें कई सारे क्वेश्चन आंसर आपको लगते हैं कि सही हैं, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना होता है एग्ज़ाम में। तो मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा ये कोई ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इतना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई 3 ही ग्रुप कम से कम बनाए, ये भी ज़रूरी नहीं है एक लेसन प्लान में। और होमवर्क एंड में दें, ये ज़रूरी है। अब क्या 2 बच्चे हमारे, आप देखिए ऑप्शन सी भी लग रहा है, डी भी लग रहा है, लेकिन सी में क्या है, आई डू मतलब टीचर एंगेज हो, वी डू मतलब टीचर और स्टूडेंट एंगेज हो, और यू डू बच्चों को भी वर्क मिलना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, ये फॉर्मेट लेसन प्लान का सबसे अच्छा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट माना जाता है। और एक और चीज़, यदि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों को हमें कितना टाइम देना है वर्क देने के लिए, कई बार टीचर क्या करता है, ब्लैक बोर्ड में वर्क दे देता है और पूरी क्लास उसकी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को हमें वर्क देना है तो उसका टाइम होना चाहिए 10 से 12 मिनट, पूरे 40 मिनट के पीरियड में 10 से 12 मिनट ही सिर्फ बच्चों को एंगेज करना है, उन्हें खुद वर्क करने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राधिका इज़ अ सेकेंड ग्रेड 1 टीचर। क्लास 1 में वो स्टूडेंट है, सॉरी। राधिका इज़ अ ग्रेड 1 स्टूडेंट। बाई द एंड ऑफ ग्रेड 3, तीसरी कक्षा के अंत तक आते आते राधिका नीड्स टू लर्न टू रीड what can be some consequences if she fail to do so। उसे अभी पढ़ने की ज़रूरत है, उसे पढ़ना सीखना है और वो क्लास 3 में भी पहुंच गई है। तो क्या उसमें हानियां हो सकती हैं यदि वो फेल टू डू सो, यदि वो पढ़ नहीं पाती है आगे भी, तो क्या दिक्कत जाएगी 5th क्लास से यदि पढ़ नहीं पाती। अब देखते हैं ऑप्शन, आप लोग भी जब तक अपना आंसर गेस कर लीजिए। राधिका विल रीड टू लर्न, राधिका सीखेगी लर्न करना। अभी मैंने ये आंसर नहीं लगाया हुआ है, ये है कि पढ़ना सीखेगी वो। राधिका को प्रमोट नहीं किया जाएगा ग्रेड 4 के लिए। तीसरा है कि कोई इसमें लॉस नहीं है क्योंकि राधिका इजीली लर्न और रीड बड़ी क्लासों में सीख लेगी। इसका मतलब ये है कि अभी नहीं सीखा, बड़ी क्लासों में जाके वो पढ़ना लिखना सीख लेगी। लास्ट क्वेश्चन, राधिका विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ग्रैस्प लर्निंग इन हायर ग्रेड्स। जो बड़ी क्लासों में जाएगी तो उसे कठिनाइयाँ होंगी सीखने में, क्योंकि पढ़ना सीखने में। अब देखिए मैं बता जा रहा हूँ, राधिका विल रीड टू लर्न, वो सीखेगी। कैसे सीखेगी जब अभी उसे अभी नहीं आ रहा है, वो हम डेफिनेटली कैसे कह सकते हैं। राधिका विल नॉट प्रमोट टू ग्रेड 4, ये तो है ही नहीं, क्योंकि आपको आरटी पता है, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत किसी को हम रोक नहीं सकते हैं, भले ही वो फेल हो जाती है। और स्टूडेंट के फेल होने का मतलब अपनी पूरी टीचिंग ही फेल होना माना जाता है। तो ग्रेड 4 का वो 8 तक तो प्रमोट करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि उसे क्लास तो प्रमोट करना, उसने सिर्फ सीखा नहीं है, उसे क्लास में किसी रोकना नहीं है, वो चीज़ें हमें बाद में गैप पूरा करना पड़ेगा। नो कॉन्सिक्वेंसेस, राधिका विल इजीली लर्न टू रीड लेटर ग्रेड्स। इसमें कह रहे कोई हानि नहीं है, बड़ी क्लासों में जब वो जाएगी 6, 7, 8 में तब सीख लेगी। तो ये भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि बड़ी क्लासों में ये बेसिक चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं कि लिखना, पढ़ना, बोलना, क्योंकि ये सारी प्राइमरी की कॉम्पिटेंसीज आती हैं। राधिका विल फाइंड इट डिफ़िकल्टी, तो ये चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि राधिका को दिक्कत जाएगी बड़ी क्लासों में। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यदि वो फेल टू डू सो, यदि वो नहीं कर पाती है, पढ़ना नहीं सीख पाती है, तो वो बड़ी क्लासों में उसे डिफ़िकल्टी जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटकम्स दैट द NEP कॉल टू मूव टूवर्ड लर्निंग।
बढ़ती हुई या आगे की ओर जो लर्निंग है, एनईपी ने किसको कहा है? तो सेट लर्निंग गोल्स, सोशल एंगेजमेंट, ऑब्जर्व आइडेंटिटी, प्रिपेयर कंटेंट, टीचिंग यूजिंग टेक्स्ट बुक्स, लिसन टू स्टूडेंट्स, इंटरेक्टिव हैंड ऑन कॉन्टेक्चुअल बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, डिफाइन आर्टिकुलर एसेस, इवेल्युएट। तो जो वो क्या रहेगी? तो डिफाइन, आर्टिकुलेट, एसेस एंड इवेल्युएट, ये है, ये 4 ऑप्शन है। तो आपको पहले सोच लेना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि फॉर टूवर्ड लर्निंग, आगे बढ़ती हुई लर्निंग क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, हैंड ऑन लर्निंग होनी चाहिए। हैंड्स ऑन का मतलब बच्चे जो हैं फ्रीली पूछ सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल भी होनी चाहिए, बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे खुले रूप से सोच सकें। तो ये ऐसी लर्निंग क्या कहलाती है? टूवर्ड्स लर्निंग कहलाती है। आगे देखते हैं। ए ग्रेट टीचर इज टीचिंग हैंड राइटिंग, सी गोज अराउंड द क्लास। एक कोई क्लास फर्स्ट का टीचर है, वो हैंड राइटिंग सिखा रहा है और क्लास में जा रहा है चारों तरफ। तो किस तरह की ये टीचिंग कहला गई? फॉर्मेटिंग है, समेटिव है, डायग्नोस्टिक है या परफॉर्म बेस्ड है? आपको मैंने बताया है, अभी नहीं बताया है, मैं बता रहा हूँ। एक होता है फॉर्मेटिव होता है, एक होता है समेटिव होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि फॉर्मेटिव में होता है कि जब टीचर एक एक बच्चे पर ध्यान देता है तो उसको संरचनात्मक या फिर फॉर्मेटिव लर्निंग कहते हैं। और एक समेटिव रहता है टीचिंग, जिसमें हम एक साथ, जैसे हम कोई ग्रुप पे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो एक समेटिव टीचिंग का एग्जाम्पल होगा। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हैंड राइटिंग सिखाएंगे तो हमें एक एक बच्चे पे जाकर देखना होगा कि वो क्या गलतियाँ कर रहा है। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मेटिव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव, क्योंकि इसमें एक एक बच्चे पर हमें ध्यान देना पड़ रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आज की वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इवेंट डज नॉट क्वालिफाई एज अ गुड एक्टिव लर्निंग प्रैक्टिस? जो अच्छी एक्टिव लर्निंग जो है सक्रिय लर्निंग कहलाती है, सीखना, वो एग्जाम्पल नहीं है। तो प्रोवाइड मोर फ्रिक्वेंट इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट, बिल्कुल हमें तुरंत फीडबैक दे देना है बच्चों को। इनेबल स्टूडेंट विथ एन अपॉर्चुनिटी थिंक अबाउट टॉक अबाउट प्रोसेस कोर्स मटेरियल, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें जिससे हम सोच सकें, बात कर सकें कोर्स मटेरियल के बारे में। इंश्योर स्टूडेंट मेमोराइजिंग द मटेरियल विच इंक्रीज देयर मार्क्स इन द असेसमेंट, मार्क्स उनके अच्छे से आ सकें, वो रट लें मटेरियल को, मेमोराइज कर लें। और क्रिएटिव सेंस ऑफ कम्युनिटी क्लासरूम थ्रू इंक्रीज इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने नोट लगा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आंसर नंबर 3, कि उन्हें रटना नहीं सिखाना है। उनका सिर्फ ये गोल नहीं होना चाहिए कि बच्चे सिर्फ मार्क्स एग्ज़ाम में ले आए। बाकी देखिए इसका जो प्रोवाइड ये होना चाहिए, इमीडिएट, प्रोवाइड मोर फ्रिक्वेंट इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट्स, है ना, कि बच्चे फीडबैक दे दें, मतलब जो हम पूछ रहे हैं इस टाइम टू टाइम। इनेबल स्टूडेंट, इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी हमें देना है कि वो बच्चे सोच सकें, बात कर सकें कोर्स मटेरियल के बारे में। और इंक्रीज स्टूडेंट जो है इंस्ट्रक्शंस, बच्चे जो है इंस्ट्रक्शंस को सुने और उसमें वर्क करें। तो ये हमें करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, ये है कि स्टूडेंट इंश्योर करना कि वो लर्न करें, रटें और अच्छे मार्क्स लाएं। ये गोल नहीं होता है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन फॉर लो FLN लर्निंग आउटकम इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर लो FLN आउटकम्स इन इंडिया? कि FLN की जो कम है, इसका मतलब जो क्लास 3 के और 5th के बच्चे हैं वो पढ़ना लिखना नहीं सीख पाते हैं, उसका क्या रीज़न नहीं है? तो लिमिटेड इंस्ट्रक्शन टाइम, तो सही बात ये कम है, क्योंकि ये रीज़न है। मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सेस टू द स्कूल, ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एक्सेस की बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे अभी स्कूल में इनरोल नहीं हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत कम है। इसका मतलब माइनॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए यहाँ पे, कि बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जो अभी स्कूल में इनरोलमेंट नहीं है, वरना हर एक स्टेट में हर एक गाँव के बच्चों का इनरोलमेंट हो चुका है। लैक ऑफ एक्सपोजर गुड क्वालिटी प्री एजुकेशन, हाँ ये वजह है, क्योंकि प्री
स्कूल एजुकेशन जो कहलाती है, जो आंगनवाड़ी होती है, और केंद्रीय विद्यालय में जो बाल वाटिका नया खुला है, तो बच्चों को प्री एजुकेशन की अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है प्री स्कूल की, नर्सरी वाली। इन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टेप्स एंड आउटकम्स इन सम टीचर्स, तो ये भी है कि टीचर्स को आउटकम की अभी नॉलेज नहीं है कि बच्चे को क्लास 1 में कितना आ जाना चाहिए, क्योंकि एक टीचर को अच्छे से पता होना चाहिए कि जब वो क्लास में पढ़ा रहा है तो उस क्लास का लर्निंग आउटकम क्या होगा उस दिन का, प्लस उस क्लास का क्या होना चाहिए। जैसे वो कोई मैथ पढ़ा रहा है तो क्लास 1 में एक स्टूडेंट को जब क्लास 1 क्वालिफाई करेगा तो उसे लास्ट में कितना आना चाहिए, ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है कि रीज़न क्या नहीं है, तो ये है इसका ये क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सेस टू स्कूल, ये सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे का अधिकतर बच्चों का एनरोलमेंट नहीं है स्कूलों में, ये गलत उत्तर है। और वही पूछा है कि क्या गलत रीज़न है, बाकी तो सही रीज़न है कि FLN जो है वो अभी अच्छे से एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ है। बाकी ये 3 सही उत्तर हैं, लेकिन गलत उत्तर क्या है, आंसर नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न फॉर डूइंग क्लासरूम असेसमेंट, क्लासरूम असेसमेंट करने का क्या रीज़न नहीं है। बाकी रीज़न होंगे, एक ऐसा होगा जो रीज़न नहीं है, जो कारण नहीं है कि हमें क्लासरूम का असेसमेंट करना चाहिए। टू असाइन ग्रेड टू द स्टूडेंट, टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट, टू असाइन ग्रेड बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, टू डायग्नोस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चन पूछा है कि क्या नहीं है। अब देखिए क्लास 1 ये जो है ग्रेड तो असाइन करने होते हैं, कहीं ना कहीं हमें देने होते हैं, उससे क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, उससे हमें बच्चे की कमज़ोरी पता चल जाती है। जैसे हम रेमेडियल क्लासेस लेते हैं और बच्चे की कमज़ोरी दूर कर देते हैं, जिस भी एरिया में पढ़ाई के क्षेत्र में जो कमज़ोरी रहती है। टू प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट, फीडबैक हमें देना ही होता है स्टूडेंट को तो जिससे क्या होगा, स्टूडेंट्स की कमियां हम बता सकें और वो हमें दूर कर सकें। लास्ट क्या है, डायग्नोस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये भी है, स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें पता होनी चाहिए। ये क्या है, टू असाइन ग्रेड बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, जो सिर्फ हमें उसके बिहेवियर पर ग्रेड जो है ये सही है, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये रीज़न नहीं होना चाहिए क्लासरूम असेसमेंट का। क्लासरूम में असेसमेंट उसके बिहेवियर के आधार पर। चल आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्हाट शुड आर टीचर फोकस ऑन इन आई डू सेक्शन ऑफ द लेसन। मैंने बताया है कि आई डू क्या होता है, जिसमें सिर्फ टीचर एंगेज रहता है। यू डू रहता है जिसमें सिर्फ बच्चे एंगेज रहते हैं। और वी डू पोर्शन क्या रहता है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एंगेज रहते हैं। और तीनों ही ज़रूरी हैं। आप ये मत मानिए कि आई डू ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टीचर एंगेज हो, वो भी कुछ टाइम के लिए ज़रूरी है, जब टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है क्लास में जब स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, उसमें सिर्फ टीचर का एंगेजमेंट रहता है। जब इंस्ट्रक्शन दोनों सुन रहे होते हैं, सवाल जवाब हो रहा है, तो उसको वी डू कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि आई डू जो है वो क्या है इसमें ऑप्शन में, तो प्रोवाइड सुपरवाइज प्रैक्टिस ऑन द कॉन्सेप्ट, प्रोवाइड डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन इन स्मॉल स्टेप्स बाय मॉडलिंग, यही है इसका सही उत्तर। ये कि स्मॉल स्टेप्स में मॉडलिंग के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस देता है टीचर, वो क्या होना चाहिए, वही आई डू में आता है फोकस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल फॉर क्लियर ऑब्जेक्टिव, जो क्लियर गोल रहते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल भी रहता है, लक्ष्य भी रहता है, वो एग्जाम्पल नहीं है एक टीचर का। स्टूडेंट विल बी एबल टू एनी एड 2 नंबर गिवन इन द लेसन, इसका मतलब है कोई 2 नंबर जो है को ऐड कर ले लेसन को, तो स्टूडेंट एबल हो जाए, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट पूछा है, नॉट एग्जाम्पल, क्योंकि यही नॉट है, क्योंकि एक बच्चा जो है उस लेसन के केवल 2 नंबर को ऐड कर पा रहा है, तो ये हमारा गोल नहीं है ना, क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाकी क्या है कि 2 डिजिट को क्या कर ले, वर्टिकल एल्गोरिदम में रीग्रुपिंग कर ले, सम नॉट एक्सीडिंग 99, 99 से ज़्यादा को ऐड नहीं कर पा रहा है, तो ये चलेगा, क्योंकि 2 डिजिट को क्या कर ले रहा है, ऐड कर ले रहा है। स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग जीरो टू अ नंबर कंक्रीटली एंड पिक्टोरिटली, पिक्चर के द्वारा और न्यूमेरिकली। वो सवाल कर रहा है किसको,
जीरो वाले कॉन्सेप्ट को पिक्चर्स के द्वारा और नंबर्स के द्वारा, तो ये भी ठीक है। 2 डिजिट के नंबर को क्या कर ले रहा है, विदाउट रीग्रुपिंग, बिना ग्रुप बनाए भी वो ऐड कर ले रहा है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में नॉट अ एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ 40 मिनट पीरियड हाउ मच टाइम शुड अ टीचर स्पेंड यू डू सेक्शन। मैंने बताया है कि बच्चे को सिर्फ हम काम करने के लिए दे रहे हैं, तो 40 मिनट के पीरियड में कितना टाइम हमें देना है। इसका सही आंसर आ जाता है 10 से 12 मिनट। ये टाइम हमें देना है बच्चों को कि वो खुद से वर्क करें, इससे ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना है। इसके बाद हमें वी डू सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, आई डू सबसे कम होना चाहिए। आई डू का मतलब सिर्फ टीचर एंगेज है वो सबसे कम होना चाहिए, यू डू उससे ज़्यादा होना चाहिए बच्चे वाले, और वी डू टीचर और स्टूडेंट दोनों उसको कर रहा है, ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा पोर्शन होना चाहिए। वॉट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्सप्लिट इंस्ट्रक्शन। एक्सप्लिट का मतलब क्या होता है, आपको पता है एक्सप्लिट कहलाता है जब हम चीज़ों को एकदम ओपन करके रख देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्लानिंग ऑफ लेसन 2 days बिफोर द एग्जीक्यूशन, 2 दिन पहले हम प्लान कर रहे हैं, ये होना चाहिए, लेकिन ये एक्सप्लिट नहीं है। इंश्योरिंग स्टूडेंट सिट इन द करेक्ट ग्रुप, बच्चा जो करेक्ट ग्रुप में बैठा है, तो ये भी एक्सप्लिट इंस्ट्रक्शन नहीं है। यूज़ एग्जाम्पल्स फॉर स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन फॉर हाउ टू डू द टास्क, ये इसका सही आंसर हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन करना, स्टेप बाय स्टेप हाउ टू डू टास्क, एक टास्क को हमें कैसे करना है उसका प्रदर्शन हम कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, वही क्या है, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस का एग्जाम्पल है। डूइंग अ ग्रुप एक्टिविटी एवरी 10 मिनट विथ स्टूडेंट, ये होना चाहिए, लेकिन ये एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज अ असेसमेंट हेल्प टीचर, जो हम क्लासरूम में असेसमेंट करते हैं वो टीचर की हेल्प कैसे करता है, तो टीचर को अच्छा फील हो जाता है टीचिंग में, तो ये तो सही आंसर नहीं होगा, पहले ही क्रॉस कर देते हैं। अलाउज फॉर इंफॉर्मेशन द मार्क्स टू पेरेंट्स प्रिंसिपल, मार्क्स इससे अच्छे से पता चल जाते हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाती है मार्क्स की पेरेंट्स को, प्रिंसिपल को और ऑफिशियल्स को, ये भी सही नहीं है। असेसमेंट को के बारे में क्या है कि अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस ऑफ अ चाइल्ड क्लासरूम एंड प्लान फॉर करेक्टिव एक्शंस, ये भी सही हो सकता है। आगे हम पढ़ लेते हैं। अलाउ टीचर टू गेट एग्जामिनेशन स्कोर, तो ये भी बिल्कुल गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा ये कि हमें बच्चे की प्रोग्रेस पता चल जाएगी कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है, और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकेंगे कि हमें कैसी टीचिंग करनी है। तो असेसमेंट का यही टीचर को हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन प्रोसेस व्हाइल लर्निंग इज टेकिंग प्लेस व्हाइल लर्निंग इज ऑक्यूरिंग। तो असेसमेंट में क्या होता है, प्रोवाइड्स फीडबैक इन इंफॉर्मेशन, बच्चे को फीडबैक दे रहे हैं, बच्चा भी टीचर से बात कर रहा है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में, वो एक समेटिव हो जाता है, क्योंकि इसमें पूरी क्लास के लिए ये इंफॉर्मेशन होती है, इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है। आगे देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने क्या कहा है कि एग्जाम्पल नहीं है, तो प्रैक्टिस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, एनेक्टोडल ऑब्जर्वेशन करना चाहिए हर एक बच्चे का, तो ये तो फॉर्मेटिव है। प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन के दौरान प्रैक्टिस करवाना बच्चे की, ये भी एग्जाम्पल है। मंथली क्विज कराना, जिससे हर एक बच्चे का हमें वो पता चल जाए, उसका लेवल पता चल जाए, प्रोग्रेस पता चल जाए। तो क्या एग्जाम्पल नहीं है, मार्किंग एक्सरसाइज बुक की मार्किंग, ये एग्जाम्पल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का मैं हिंदी बता देता हूँ, संरचनात्मक मूल्यांकन हो जाता है। आगे देखिए। इन व्हाट सिचुएशन कैन वी से द असेसमेंट प्रैक्टिसेस आर एम्बेडेड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दोनों होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्या है, असेसमेंट जो है दोनों जुड़ जाए, टीचिंग लर्निंग भी हो जाए, असेसमेंट हो जाए, तो क्या करना चाहिए, तो लास्ट से देख लेते हैं। व्हेन टीचर प्रिपेयर डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये भी सही नहीं है। व्हेन टीचर कंडक्ट द असेसमेंट एवरी मंथ, हर एक महीने वो असेसमेंट रखता है, तो ये होना चाहिए। व्हेन टीचर यूज असेसमेंट रिजल्ट मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन, ये नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि महीने के लास्ट में वो असेसमेंट भी रखता है और वो टीचिंग भी करता है, इसको एम्बेडेड कहते हैं।
मीन्स दोनों हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। FLN का गोल क्या है? मैंने पिछली वीडियो में ज़रूर बताया है, जिसने पिछली वीडियो देखी होगी उससे ज़रूर ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। FLN का गोल है, मैं बिना ऑप्शन के भी बता सकता हूँ कि क्लास 3rd और 5th तक आते आते उसको 2025 तक सारे वो गोल कंप्लीट कर ले। लिखा हुआ है इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री नेसेसरली अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ग्रेड 3 बाई 2025। 2025 तक क्लास 3 आते आते न्यूमरेसी और लिटरेसी, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ इन दोनों के गोल क्या होते हैं कि वो लिखना पढ़ना सीख जाए हिंदी और इंग्लिश में, प्लस मैथ में न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस कर ले, उसको नंबर्स का ज्ञान हो जाए और पैटर्न्स ये सारे प्लेस वैल्यू उसको नॉलेज हो जाए, ये इसका गोल है। प्रिया इज़ अ ग्रेड 3 स्टूडेंट, क्लास 3 की स्टूडेंट है 3 की, और प्रिया टीचर राजेश, प्रिया का टीचर कौन है? राजेश है। वो बिलीव करता है कि प्रिया FLN रेडी, प्रिया इज़ FLN रेडी, मीन्स उसे लिटरेसी न्यूमरेसी का पूरा ज्ञान हो चुका है। तो इफ़ राजेश इज़ करेक्ट इन हिज असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क प्रिया विल बी एबल टू परफॉर्म। तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल 100% बन जाना चाहिए, क्योंकि ये मैंने अभी आपको क्लियर कर रखा है कि FLN का क्या गोल होता है। ये कॉम्पिटेंसी लिखा हुआ है, ये छुपा हुआ है ऑप्शन। आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन शेप्स और पैटर्न, तो ये सारी चीज़ें उसको आ जानी चाहिए, तब वो FLN में रेडी मानी जाएंगी। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्टिव पेडागोजी, एक्टिव जो पेडागोजी है रिसर्च, क्या सक्सेसफुल लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन, जो सक्सेसफुल लर्निंग है चिल्ड्रन की वो किस पर आधारित होनी चाहिए? तो ये है सोशल एक्टिव एंगेजमेंट, मींस उसका एक्टिवेशन जो पार्टिसिपेशन है, एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लास में रहना चाहिए। वो सोशल चीज़ें भी सीखेगा क्लास में, प्लस एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करेगा चीज़ों को। मेमोराइजिंग रोड लर्निंग कॉन्सेप्ट ये नहीं है। सेटिंग गोल्स, ट्रैकिंग अचीवमेंट्स, ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा बड़ा है, वाइड है कि गोल हमें अचीव करना है और उसकी अचीवमेंट पता करनी, लेकिन उससे बड़ा मिशन क्या है कि वो सोशल और एक्टिव एंगेजमेंट उसका हो। पिक्टोरियल मटेरियल ये भी नहीं होगा, क्योंकि उतना सही आंसर नहीं, ये ज़्यादा सही आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर चिल्ड्रन टू एक्सप्लेन देयर थिंकिंग रिगार्डिंग क्रिटिकल कॉन्सेप्ट। क्रिटिकल कॉन्सेप्ट किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? बच्चों को खुद से सोचने का मौका मिले। हम कोई एक प्रॉब्लम रखते हैं बच्चे के सामने और बच्चा उसको लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। विच टाइप ऑफ क्लासरूम लैंग्वेज इज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ कंडक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। एक क्लासरूम इन्वायरमेंट हमें बनाना है कंडक्टिव, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज क्या होता है कि लैंग्वेज की भाषा हम बदल दें, टेक्स्ट बुक में जो भाषा रहती है उससे हट करके हम खुद से ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस फॉर्मेट करें, बच्चे को उसकी लैंग्वेज में समझाएं, तो ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज। आगे हम देखते हैं। डैश डैश इज वन ऑफ द आउटकम दैट द NEP कॉल्स टू मूव टूवर्डिंग लर्निंग। तो इसका सही आंसर हो जाता है इंटरेक्टिव। तो इंटरेक्टिव का सीधा आंसर होता है जिसमें टीचर और बच्चे दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। तो ये NEP ने कहा है कि इसको मूव टूवर्डिंग लर्निंग होना चाहिए, मीन्स आगे बढ़ता हुआ एक लर्निंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्लासरूम वॉल्स नीड टू बी डेकोरेटेड। क्लासरूम की जो दीवारें हैं डेकोरेट होना चाहिए किन चीज़ों से? जिससे बच्चे इंगेज होंगे इंस्टेंटली। क्रिएट अ कंडक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, एक कंडक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट बनेगा, पढ़ने लायक इन्वायरमेंट बनेगा। तो क्लासरूम की दीवारों पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? नोटिस बोर्ड होना चाहिए, ये भी नहीं है। कार्टून होने चाहिए, ये भी कोई पर्पज़ नहीं है। चिल्ड्रन के बच्चों के स्कोर होना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि बच्चों के स्कोर्स हम दीवारों पे टांगे। ये है चिल्ड्रंस वर्क, बच्चों ने जो काम किए हैं, प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसको हम दीवारों पर प्रदर्शित करेंगे, तो बच्चे भी मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए, और जो प्रोजेक्ट हैं उनको देख देख कर बच्चे सीखेंगे भी, कभी ना कभी उनकी नज़र जाएगी दीवारों पर, जो लिखा होगा उससे वो सीखते भी हैं। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, आगे भी मैं इस सीरीज़ के वीडियोज़ बनाता रहूँगा,
और आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि इस सीरीज़ में आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग मैं इसको सोचता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सारा का सारा आपका सिलेबस इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका कवर हो जाए। तो देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द फ्यू टेक्निक दैट कैन बी यूज क्लासरूम टुवर्ड एक्टिव पेडागोजी। हमेशा आपने देखा होगा कि एक्टिव वर्ड जो है वो हमेशा यूज़ होता है पेडागोजी के संदर्भ में, टीचिंग के संदर्भ में। तो इसका यही मतलब होता है एक्टिव का मतलब कि बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें बच्चे। तो उसके लिए क्या होगा, ग्रुप वर्क और डिस्कशन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़, मीनिंगफुल इंटरेक्शन। तो आपको पता होगा जब ग्रुप वर्क होता है उसमें क्या होता है, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं तो बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। और एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन में दोनों होता है ना। इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि टीचर और बच्चा दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और वो सार्थक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कौन सा हो जाएगा, इसका चौथा, ऑल ऑफ दी एवब। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और आगे भी वीडियो देखने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए और हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर प्लेलिस्ट देखिए। हमारी जो मैंने पेडागोजी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। और मैं बता दूं ये जो वीडियोस हमारी हैं पीआरटी, जो टीजीटी और पीजीटी, तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो पेडागोजी का जो पोर्शन है उसमें टॉपिक के नेम सेम ही हैं। तीनों जो वैकेंसीज़ में पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी में टॉपिक जो हैं पेडागोजी के वो सेम है, इसीलिए सेम ही क्वेश्चन टॉपिक आने वाले हैं तीनों एग्ज़ाम में। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।